कभी कभी बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है डिसीजन लेने में। महाराज जी लोगों को भी होता है। चलिए उन्हीं के मुख से सुने कि वो डिसीजन कैसे लेते हैं। ऐसे ही वे गुरुदेव दिगंबर मुद्राधारी वीतरागी निर्गंथ तपोधन अनियत विहारी हैं। उन्हें खुद नहीं पता होता कि वे कहाँ जा रहे हैं। महाराज जी ये थोड़ी सी बात जल्दी कर दो, हमने पेट में थोड़ा गड़बड़ी सी लग रही है, समझ में नहीं आ रही ये बात। ऐसा होता ही नहीं कि महाराज बिना बिना किसी लक्ष्य के कहीं चले जाएं। आचार्य जी ने विहार कर दिया। विहार करने के बाद 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गए, 3 दिन निकल गए, 4 दिन निकल गए, 5 दिन निकल गए। अब आज वो रात आ गई कि कल क्लियर हो जाएगा कि आचार्य जी कहाँ जा रहे हैं। आचार्य से पूछा, आचार्य जी 2 रास्ते हैं, एक रास्ता है भोजपुर का और एक रास्ता है नेमावर का, आप कहाँ जाना चाह रहे हैं। आचार्य जी के महाराज लोग जो सेवा करते हैं तो जब लगता है कि हम माँ ज्यादा स्नेह दे रही है तो धीरे से चुटकी पुड़िया छोड़ देते हैं, हो सकता है बता दें। लेकिन आचार्य जी तो गुरुदेव हैं, बोले आपको पता चल जाए तो हमें बता देना। क्या बोले? हम लोग पैर दबाते दबाते धीरे से कि नहीं, महाराज जी ने पूछा आचार्य जी कल वो स्थान आने वाला है जहां हम लोग रात में रुके थे, 1-2 किलोमीटर आगे था, तो सुबह चलेंगे तो 2 किलोमीटर पता चल जाएगा कि आचार्य जी सीधे जाते हैं कि भोजपुर की ओर मुड़ते हैं। तो आचार्य जी से पूछा शाम को, आचार्य जी कहाँ जा रहे हैं अपन, अब तो आ ही गया है। तो बोलते हैं कि हमें तो पता नहीं है, अगर आपको पता चल जाए, भगवान से बात हो जाए तो हमें बता देना कि जाना कहाँ है। देखो इससे भी हम लोगों को ये लगा कि आचार्य जी को पता तो है कि कहाँ जाना है, लेकिन हम लोगों को वो घुमा रहे अथवा बता नहीं रहे। जबकि हकीकत वास्तविकता ये थी कि गुरु जी को खुद पता नहीं था कि उन्हें जाना कहाँ है। जब आपके जीवन में ऐसी कंडीशन बन जाए, आप थोड़ा ध्यान से सुनना, जब आपके जीवन में, लाइफ में, घर में ऐसी कंडीशन बन जाए जब आपको निर्णय लेने के लिए आप निर्णय नहीं ले पा रहे और समय है, तो जितना समय आपके पास है उतने समय में आपको वो क्लू मिलेंगे। होने को क्या मंजूर है, अथवा प्रकृति नेचर क्या चाहता है, अथवा आपके कर्म का उदय किस ऊंट आपका वो करवट बैठेगा, ऊंट किस करवट बैठेगा, ये आपको क्लू मिलते हैं। पकड़ना आना चाहिए। मैं उदाहरण से आपके सामने रख रहा हूं, यदि आपको ये चीज पकड़ में आ गई तो आप अपने जीवन में कई बार सही सटीक निर्णय ले लेंगे। और यदि आप ये चीज नहीं पकड़ पाते तो एक छोटा सा निर्णय बहुत बड़ा नुकसानदायक हो सकता है। जैसे माना कि आपके घर में आपकी बिटिया का विवाह आप करना चाहते हैं, 27 तारीख लास्ट डेट है इस वर्ष के विवाहों की। अब 27 तारीख के बाद वो क्या बोलते, कराए दिन लग जाते हैं। क्या बोलते आप लोग? बोले अब विवाह नहीं होता, समय मुहूर्त वो देव बैठ गए, उठनी 11 के बाद शुरू हो जाता है। हमने सुना है, हमें तो अनुभव नहीं है, आप लोग अनुभवी हैं। तो 27 तारीख माना कि मुहूर्त है और 20 तारीख को या 22 तारीख को आपके घर में ये स्थिति है कि आपको इमीडिएट अब भी ये निर्णय लेना है कि जिस लड़के से संबंध के बारे में चर्चा हो रही है, हाँ कहना है उनको कि ना। यदि हाँ कह देंगे तो विवाह 5 दिन बाद हो जाएगा, क्योंकि अब हमारे पास समय नहीं है। और यदि ना कह देंगे तो अगले वर्ष के लिए बात टल गई। अब आपको निर्णय लेना है कि हम क्या करें। तो ये तो एकदम सामान्य बात हो गई, इस बात को तो हम पहले रख चुके हैं, 2 मिनट में फिर रख देते हैं। जहां आपको ये कंडीशन बने कि आप निर्णय ले नहीं पा रहे और आपके पास समय नहीं है, वहां सबसे अच्छा ये है तुरंत ये सोचो कि उस कंडीशन में हाँ बोलना है कि ना। तो मन 50% बोल रहा है, 60% हाँ के लिए बोल रहा है, 40% ना के लिए बोल रहा है। तो 60 वाले को तुरंत हाँ कर दो, बोल दो हाँ, निर्णय ले लो। एक बार आपने बोल दिया हाँ, फिर आप जो 40% वाला था उस विषय में हमें सोचना ही नहीं। लोग गलती कहाँ करते हैं, एक निर्णय ले लिया, इस साइड का निर्णय ले लिया, तो जैसे ही डिसाइड किया कि मुझे इस निर्णय को लेना है, जो विपरीत है तुरंत उसके बारे में सोचने लगते हैं, अरे यार वो ले लेती तो ज्यादा ठीक रहता। समझ लो आपकी लुटिया डूब गई। आप गड़बड़ी यहां करते हैं, एक साइड के ये हमने इस निर्णय को ले लिया, अब हम इसके बारे में सोचना ही नहीं, अब उसको भूल जाओ। जैसे ही हमने सील साइन किया कि हाँ, फिर उसको जो 60% था उसको 100% में तुरंत बदल दो। जैसे ही आप इसको बदलेंगे
तो परिणाम क्या निकलेगा, अब आप उस नेगेटिव के बारे में सोचेंगे नहीं और पूरी बुद्धि, पूरा दिमाग, पूरा सब कुछ आप केवल उस 100% वाले की ओर लगाएंगे। परिणाम यह होगा कि अगर आपने मान लो गलत निर्णय भी ले लिया है तो आपकी दृढ़ता, एकाग्रता के कारण वो निर्णय सही हो जाएगा। ये तो हो गई एक बात, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। और अगर आपने कह दिया नहीं अभी नहीं, हमें नहीं करना, मन कह रहा है कि नहीं करना, तो मना कर दिया, भैया अब हम अगले साल करेंगे बिटिया के विवाह, और कह दिया हाँ ठीक है, हाँ तो हाँ। महाराज जी अगर हमने हाँ बोल दिया और गलत हो गया तो ये सबसे बड़ी गलती है। अगर मगर का कोई काम नहीं, ले लिया तो ले लिया, अब अगर ये मगर वो व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ी शर्त है। जो निर्णय ले लिया फिर उसमें अगर मगर पैंच कुछ नहीं, हम डिसीजन ले चुके हैं और जो ले चुके हैं उस पर हमें प्राणपण से जुटना है। अगर गलत भी लिया है तो वो हमारी दृढ़ता उसको सही कर देगी। और फिर इतना भी होने के बाद यदि आपको बात खुद से संतुष्टि नहीं होती तो फिर ये ध्यान रखो, कर्म सिद्धांत भी तो कोई चीज है, उस पर भरोसा रखो। हमने अपनी बुद्धि से निर्णय ले लिया, अब भगवान जो होगा कर्म को भरोसे, वो उदय जैसा कर्म का हमारे पूर्व के कर्म होंगे। सीता और राम की कुंडली ऐसे व्यक्ति ने मिलाई थी कि आज वर्तमान में उतना श्रेष्ठ ज्योतिषी है ही नहीं। क्या कहा, आप रोज कुंडली मिलवाने जाते हो, हमारे बेटा की कुंडली मिलाना है, बिटिया की मिलाना है, आदि आदि। राम और सीता की जो कुंडली थी ऐसे ज्योतिषाचार्य ने मिलाई थी, उस सदी में सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषाचार्य थे। आज हम आपसे कहें भैया आपकी कुंडली तो राम सीता जैसी मिल रही, भैया हमें नहीं करना, क्या कहा, क्या करोगे आप, राम सीता जैसी मिल रही है। ऐसे व्यक्ति ने मिलाई थी कुंडली कि वो उस समय का सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी थे, वो बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े पंडित थे, बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे। आपकी बेटी की और बिटिया की उनके जैसी मिल रही, राम सीता जैसी, तुरंत हाथ जोड़ के भाग जाके हमें करना ही नहीं है। क्यों, राम सीता की इतनी अच्छी कुंडली मिली थी, एक दिन भी ढंग से नहीं रह पाए, पूरा जीवन वो दूर ही रहे। इसका मतलब क्या, कर्म सिद्धांत भी कोई चीज है। तो निर्णय आप ले लो, बुद्धि लगाओ, लेकिन उसके बाद हो क्या रहा है इस पर ज्यादा दिमाग मत लगाओ, एक दृढ़ रहो बस। फिर जो होगा होगा, होने को जो मंजूर होगा होगा। ये तो हो गई वो बात जहां आपके पास समय नहीं है। अब मूल विषय आज का ये है, जहां आपके पास समय है सोचने के लिए, माना कि तारीख 27 तारीख है और उस 27 तारीख को अंतिम तारीख डेट है और 1 तारीख से 27 तारीख के बीच में कम से कम 20 दिन आपको निर्णय लेने के लिए हैं और आप निर्णय ले नहीं पा रहे कि हम करें तो क्या करें। तो वहां आपको ये करना, उन 20 दिनों में आपको कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगा। आप में उसको पकड़ने की सामर्थ्य होनी चाहिए। यदि आप में वो पकड़ने की सामर्थ्य है तो फिर आपका निर्णय कभी गलत हो नहीं सकता। कैसे, जैसे गुरुदेव ने किया। गुरुदेव विदिशा से निकले, 4-5 दिन हो गए, जब अंतिम दिन, अंतिम रात, जहां से दूसरे दिन 2 किलोमीटर जाके अलग अलग होना था रास्ता, वहां गुरुजी पहुंच गए। अभी गुरुजी को भी नहीं पता कि मुझे जाना कहाँ है, क्योंकि निर्णय लिया नहीं, क्योंकि उनके पास समय है। महाराज जी बिना निर्णय के गुरुजी कैसे चल देते हैं। जहां उनके पास समय नहीं होता वहां वो तुरंत निर्णय लेते हैं और अड़िग हो जाते उस पर, इसलिए कि वो उनका हर एक निर्णय सत्य होता है। लेकिन जहां उनके पास समय रहता है सोचने के लिए और लग रहा है कि मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूं, वहां वो उस समय तक सोचते हैं जहां तक उनके पास समय है। कहां तक, अब 2 किलोमीटर बचे, सुबह विहार शुरू हो गया। जैसे वो 2 किलोमीटर का रास्ता आया, गुरुदेव भोजपुर की ओर मुड़ गए। आधा किलोमीटर लगभग चल भी दिए, आगे चले गए। रास्ता खराब था। आगे आधा किलोमीटर चलने के बाद अचानक ऐसी परिस्थिति बनी कि आगे से एक व्यक्ति आया, बाबा जी आगे पुल टूटा है, नदी में पानी भरा है और रास्ता बंद है। जैसे गुरुदेव ने कहा अच्छा तो निकलने के लिए तो रास्ता होगा। नहीं गुरुजी। तो फिर बोले आपको यहां से आधा किलोमीटर, जहां आप अंदर आ गए हैं वहां आपको वापस जाना पड़ेगा। पहले आपको आधा किलोमीटर वापस उसी मेन रोड पर जाना पड़ेगा जहां से आप घुसे थे। फिर उसके बाद 2 किलोमीटर आपको सीधे उसी रोड पर जाना पड़ेगा जिस रोड पर आप जा रहे थे, सीधे जाना और आगे। फिर वहां पर एक तिराहा मिलेगा, वो तिराहा सीधा भोजपुर जाता है। एकदम चकाचक नई रोड है और पुल भी बना है, कितना भी पानी नदी पे हो कोई दिक्कत नहीं। आचार्य जी मुस्कुराए और
बैक, वापस हो गए, लौट गए। लौट कर वापस आए, आते आते आधा किलोमीटर जहां थे वहां आ गए। अब सबको क्लियर हो गया ये कि अब तो गुरुजी को भोजपुर जाना ही है, क्योंकि बोल दिया, निकल गए थे उसी ओर, घुस गए थे। आचार्य जी सीधे चले। अब 2 किलोमीटर का सबको इंतजार, वहां बहुत तैयारियां हो गई, बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई, और बैंड बाजे, रंगोली और पता नहीं क्या का। वो तो आप सब जानते हो जहां गुरुजी रहते हैं। सारे महाराज जैसे दिखा कि हाँ वो 2 किलोमीटर वाला रास्ता आने वाला है, सारे महाराज आचार्य के निकट पहुंच गए। आचार्य जी वो जो आगे भीड़ है ना, वहां से ये भोजपुर का रास्ता है और अच्छी रोड है और पुल भी वहां बना है, और वहां से अपन सीधे बिल्कुल पास है, 10, 12, 15, 20 किलोमीटर होगा। अपन शाम को कहीं रास्ते में विश्राम करके सुबह सीधे भोजपुर पहुंच जाएंगे। आचार्य जी मुस्कुराते रहे। जब बिल्कुल पास में आ गया वो तिराहा, तो जो बड़े महाराज जी थे 1-2 वो आगे गए, आचार्य जी यहाँ से मुड़ना है। आचार्य जी बोले, कुछ नहीं बोले और सिर नीचा किया और सीधे नेमावर की ओर चले गए। अब मैं पूछना चाहता हूं, जब उनको भोजपुर जाना था तो भोजपुर क्यों नहीं गए? रास्ता तो था। यह है निर्णय लेने के बीच में आपको कोई ना कोई क्लू मिलेगा। अगर आप पकड़ सकते हैं तो पकड़ लो। गुरुजी एक बार भी उन्होंने उस रास्ते की ओर घूमकर नहीं देखा। पूछा, गुरुजी ऐसा क्यों? जब हम लोग आगे निकल गए, बोले गुरुजी अब तो पक्का हो गया कि अपन नेमावर चल रहे हैं। और गुरुजी 2, 4, 8 दिन में पैदल बिहार करते करते नेमावर पहुंच भी गए। लेकिन गुरुजी से पूछा, आचार्य जी हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि अपन जब भोजपुर जा रहे थे तो फिर वो मुड़ कैसे गए? आचार्य बोले, होनी को यही मंजूर था। क्या बोले? होनी को यही मंजूर था। मतलब जब हम निर्णय लेने के लिए हमारे बीच में समय है और हम नहीं ले पा रहे, तो कोई ना कोई क्लू आपको मिलेगा। अगर आप उसको पकड़ सकते हैं तो पकड़ लें। अब अगर आचार्य जी वहां से सीधे भोजपुर चाहते तो जा सकते थे, लेकिन क्यों नहीं गए? क्योंकि होनी को यह मंजूर नहीं। अगर मंजूर होता तो हम आधा किलोमीटर अंदर घुस गए थे, लौटकर वापस आना पड़ा। मतलब आप वहां ना जाएं। ऐसे मोड़ आपके जीवन में 50 बार आते हैं। नहीं आते क्या? आते हैं। लेकिन आप क्या करते हैं? आप बार बार ना मानते हुए उसी को, फिर परिणाम इतने बुरे निकलते हैं, इतने बुरे निकलते हैं कि जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। जिन कि भारतीय इतने सुरक्षित कैसे हैं? तो उनने देखा कि घर का भोजन करते हैं, बाजार भी जाते हैं तो घर से लुचाई लेकर के जाते हैं। लुचाई समझते हो? बुंदेलखंड का शब्द है लुचाई। और बनियों की तो प्रसिद्ध है, वो पानी की भी बना लेते हैं और दूध की भी बना लेते हैं और 3 दिन तक खा लेते हैं। और ऐसी व्यवस्थाएं रहती हैं कि 3 दिन के लिए मान लो दिल्ली जा रहे हैं, बंबई जा रहे हैं, इवन अमेरिका तक जा रहे हैं, तो यहां से डिब्बा लचका लपटा खकड़िया पपड़िया का पैक रहता है और वहां तक जाकर के 3 दिन अपना काम करके चले आते। विदेशी सभ्यता पैदा हुई, रेडी टू ईट। हर जगह शुद्ध और पवित्र भोजन मिलेगा, 100% हाइजीनिक मिलेगा। और जहां उसने हाइजीन शब्द लगा, थोड़ा सा हमारे दिमाग का प्रकोप बढ़ा और हमने पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, इडली, डोसा, पास्ता, पता नहीं दुनिया भर की कितनी चीजें स्वीकार कर ली। सभ्यता धीरे धीरे उन्होंने सबसे पहले कामेंद्री की बदली। और कामेंद्री की कैसी बदली कि सबसे पहले रसना इंद्री पर उन्होंने कुठाराघात किया और आपकी पूरी की पूरी भोजन शैली को बदल दिया। और भोजन शैली बदलने का परिणाम क्या हुआ बंधुओं, आप सुनोगे तो आपको आश्चर्य होगा। जिनके घरों में जोमैटो, स्विगी के माध्यम से रोज बार बार पिज्जा आता है, बर्गर आता है, वो गोल सा एक टमाटर और ककड़ी डाल करके बना देते हैं। क्या कहते हैं उसको? कुछ भी कहते हैं, चाउमीन या मैगी, जो भी कहते हो आप लोग जानो, बर्गर कहते हैं। तो वो जो बर्गर बना देते हो, आप लोग खा लेते हो, बुला लेते हो। उसमें कंटेंट क्या डाला है आप एक बार आपको बताएंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा। सागर का एक मुस्लिम व्यक्ति है जो हम लोगों से जुड़ा हुआ है। क्या नाम है उसका? सफीक खान, जो अहिंसा अवार्ड से उसको भगवान महावीर स्वामी के 25वें निर्वाण महोत्सव में अहिंसा अवार्ड से उस मुस्लिम को सम्मानित किया गया। वो सफीक खान हम लोगों के पास आया निरंतर 3 महीने का सर्वे करने के बाद उस भोजन में, और भोजन को उसने जितने भी पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, पेस्ट्री थी, इसको लेबोरेटरी टेस्ट करा करके उसमें वो निरंतर लगा रहा। और आकर के उसने जो आश्चर्यकारी घटना हमको सुनाई, हम सुन करके दंग रह गए।
और आज उस ब्रह्मचर्य के विषय पर वह घटना बहुत प्रासंगिक और जरूरी है। शफीक खान ने आकर के हमसे कहा, महाराज, हमने कहा कैसे भाई, कैसे आए? बोले बस आपका आशीर्वाद लेने आया और 50, 70, 80, 100 पन्ने की ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट आपके चरणों में रखने आया हूं। हमने कहा क्या है इसमें? इसमें पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, पेस्ट्री और स्विगी और जोमेटो से आने वाले सारी विदेशी संस्कारों के भोजन की एक लिस्ट है और उसका अन्वेषण है। वो अन्वेषण क्या है कि उन्होंने बताया, महाराज, आजकल बेटियों का विकास उम्र से पहले हो रहा है। 8 साल की, 7 साल की बच्ची वयस्कता के सारे अंग उपांग को लेकर के आज समाज के बीच में खड़ी होने लगी। 11 साल की बेटी को देख करके, लड़के को देख करके कभी लगता नहीं कि 11 साल की है, ऐसा एहसास होता है कि ये 16 साल या 17 साल की हो गई है। कभी उससे पूछो कौन सी क्लास में पढ़ती हो, तो 17 साल की दिखने वाली बेटी बोलती, जब बोलती है कि 6th क्लास में पढ़ते हैं, 7th में पढ़ते हैं, तो देख करके, सुन करके बड़ा आश्चर्य होता है। इसके पीछे एक साजिश है। क्या साजिश है? पहले तो मां बहनों का, बेटियों का यह औदारिक शरीर इस तरीके से विकास को प्राप्त नहीं होता था, लेकिन पिछले 15-20 सालों में इसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ आ गई। उस ग्रोथ का कारण उसने जब अपने वैज्ञानिक तथ्यों के साथ बताया तो आंखें फटी की फटी रह गई। वो कहता है कि जो गाय को इंजेक्शन लगाया जाता है ऑक्सीटोसिन दूध निकालने के लिए, वही इंजेक्शन का आधा इंजेक्शन लगाया जाता है उस मां बहनों को जब वो गर्भ प्रसव करना चाहते हैं, तो उस प्रसव की पीड़ा से और उस प्रसव सुरक्षित हो जाए, तो उसी गाय के ऑक्सीटोसिन इंजन की आधी इंजेक्शन को बहनों या मां के शरीर में प्रवेश करके और पेन किलिंग करके उनके प्रसव को कराने की व्यवस्था ये मेडिकल वाले करते हैं। उसी ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन के कंटेंट को पिज्जा, बर्गर, चाउमीन और इन चीजों में मिला करके लोगों को खिलाया जा रहा है। मुंह से खिलाया जा रहा है। हां, उसी ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन को मुंह से पिज्जा, बर्गर जैसे कंटेंटों में, जो आपके यहां 41111 433 जो ई नंबर्स लिखे रहते हैं, जिनके इंग्रेडिएंट्स के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं होती, उनकी जानकारी को एकत्रित करके सब शफीक खान ने रिपोर्ट रखी, तो वो इस बात को कह करके भौचक्का कर दिया हमको। वो कहता है उसी ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का कमाल है कि जो बच्चे सबसे ज्यादा पिज्जा, बर्गर, चाउमीन और विदेशी सभ्यता के जंक फूड, इवन ब्रेड और बिस्किट तक, इवन टमाटर सॉस तक, लौकी, उसको थोड़ा सा रात में लगा देते हैं, दिन में वो बड़ी निकलती है और बाजार में बिकने के लिए रोज उपस्थित हो जाती है। उस ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का ये कमाल है महाराज कि जो पीढ़ियां इस भारतीय संस्कृति में 14 साल 15 साल की उम्र में बड़ी होनी चाह रही थी, वो आज 8 साल की उम्र में बड़ी हो जाती हैं।